सो फाइनली दोस्तों टॉनिक सीरीज आ गई है और आज है टॉनिक सीरीज की फर्स्ट वीडियो। तो इसी बात पे सबसे पहले वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दे दो। क्या करने वाले हैं भाई हम टॉनिक सीरीज में? अपना आंसर नहीं लिखा जाता, चाहे हमारा 9th क्लास का एग्जाम हो, 10th का हो, 12th का हो या फिर कोई कंपेटिटिव एग्जाम में हम बैठे हो। जब हमसे कहा जाता है कि इंग्लिश में अपना आंसर लिखो तो समझ ही नहीं आता कि कहां से शुरू करें, कौन से वर्ड्स यूज करें। इस पर हम फोकस करने वाले हैं यार। अब से तुम्हारा ये डर निकल जाएगा, तुम्हें पहले से ही मालूम होगा कि तुम्हें लिखना कैसे है। आइए समझाता हूं कि मैं इसमें क्या क्या कवर करवाने वाला हूं और हम कैसे अपनी इंग्लिश की इस कमजोरी को दूर करेंगे और इसे अपनी ताकत बनाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम मेरे दोस्त, कमेंट में अपना नाम और अपनी क्लास लिख दो ताकि मुझे पता रहे कि मेरे कितने बच्चों ने अटेंडेंस लगा दी है। भाई एक प्रॉमिस भी कर दो, प्रॉमिस ये कर दो कि आई प्रॉमिस लिख के मुझे विश्वास दिला दो कि तुम मेरा कहना जरूर मानोगे। जो जो मैं तुमसे कहूंगा इस टॉनिक सीरीज में वो करोगे ईमानदारी से। एक बड़े भाई का कहना तुम्हें मानना है और फिर तुम अपना रिजल्ट देखना यार, तुम अपना रिजल्ट देखना कि फाइनली तुम्हारा रिजल्ट कैसा आता है। फिर तुम्हारी इंग्लिश कैसे अपने आप इंप्रूव लगने लगेगी। वो टीचर जो तुम्हारे नंबर काटते थे वही तुम्हें नंबर देने लग जाएंगे। मेरे पे विश्वास करो, मैं तुम्हारी मेहनत पे विश्वास करता हूं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ये टॉनिक सीरीज है क्या? अपना आंसर लिखने के लिए हम इस पे काम करने वाले हैं। अब आंसर जो लिखा जाता है वो किस तरह का होता है भाई? एग्जाम के अंदर चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, क्लास 10th का एग्जाम हो, 12th का हो, 11th का हो, 9th का हो या कोई कंपेटिटिव का एग्जाम हो, कोई एंट्रेंस हो, उसमें जो हमें अपने आंसर लिखने पड़ते हैं तो वो 2-3 तरह के ही होते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे बुक के चैप्टर्स के, बुक में से चैप्टर में से सवाल पूछा जाता है, हमें उसका आंसर लिखना होता है। एक तो ये सवाल होता है। एक क्वेश्चन होते हैं हमारे जो कि बुक के नहीं होते, वो होते हैं राइटिंग के। राइटिंग के वो कौन से सर? अरे वो जो लेटर लिखने के लिए आ जाता है, कोई पैराग्राफ हमसे लिखने को कह देते हैं या कोई आर्टिकल हमसे लिखने को कहा जाता है या रिपोर्ट लिखने को कहा जाता है। एक वो वाले क्वेश्चंस होते हैं। और याद रखिएगा मेरे बच्चा, याद रखिएगा इन दोनों को ही लिखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। कैसे वो भी समझाता हूं, ध्यान से देखो भाई। जब हम बुक के चैप्टर्स में से सवाल करते हैं, उनके आंसर हमें लिखने होते हैं, तो जानते हो मेरा बच्चा आपसे क्या उम्मीद की जाती है? किस बात के नंबर मिलते हैं? नंबर पता किस बात के आते हैं? मार्क्स। मार्क्स ऐसे मिलते हैं कि उस चैप्टर में जो स्टोरी है, उस स्टोरी के अंदर जिस तरह की वोकैबुलरी यूज की गई है, क्या तुमने वो वोकैब्स यूज किए हैं? क्या तुमने वो वर्ड लगाए हैं आंसर में लिखते हुए? वो वर्ड्स यूज करें। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास 10th का चैप्टर है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर का नाम है। उस चैप्टर में ग्रिफिन की कहानी है। अब ग्रिफिन को कहा गया है क्या कि वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। एग्जाम में जो क्वेश्चन भी पूछा जाता है ऐसे ही करके आता है कि ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट अ लॉलेस पर्सन, ऐसे करके आया है। ठीक है, अब वर्ड क्या यूज हुआ है? ब्रिलियंट। ब्रिलियंट यूज किया है, ब्रिलियंट यूज किया। ठीक है, किसने यूज किया ब्रिलियंट? जो हमारा एग्जामिनर है। ठीक है, सीबीएसई ने ब्रिलियंट यूज किया है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम क्या अपने आंसर में ब्रिलियंट की जगह आउटस्टैंडिंग लिखें तो ज्यादा सही रहेगा क्या? ये क्या गलत हो जाएगा? या मैं लिखूं इसकी जगह लिख दूं इंटेलिजेंट लिख दूं क्या? या स्मार्ट वर्ड यूज कर लूं? ये भी तो इसी के कहीं ना कहीं सिमिलर वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स ही तो मान सकते हैं एक तरह से। क्या मैं ये यूज नहीं कर सकता आउटस्टैंडिंग? क्या मैं स्मार्ट यूज नहीं कर सकता? तरीके से देखा जाए कर सकते हो यार, क्या बुराई है? ब्रिलियंट का मतलब भी वही हो गया, इंटेलिजेंट भी एक तरह से वही है, आउटस्टैंडिंग भी वही हो गया। तारीफ ही कर रहे हो, एडजेक्टिव्स ही तो है। नहीं मेरा बच्चा, यही पॉइंट है जो मैं तुम्हें ये जो टॉनिक सीरीज सिखाने वाला हूं कि नंबर कहां से लूटने हैं, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखो, ये जो ब्रिलियंट वर्ड है ना, वो जो कॉपी चेकर है वो ढूंढ रहा है तुमने कहां यूज किया है, क्या यूज किया है कि नहीं। जैसे ही ये वर्ड तुम्हारे आंसर में जाएगा, उसको समझ आ जाएगा कि बच्चे ने पढ़ रखा है, वो इस वर्ड पे तुम्हें नंबर देगा। तो अपना आंसर बनाने का मतलब ये नहीं होता कि हम वोकैब्स बहुत ही डिफरेंट यूज करने लग जाए, बहुत मुश्किल यूज करने लग जाए। नो नो नो, जो वोकैब्स बुक में यूज की गई है, तुम्हारा जो मटेरियल है, जो तुम्हारी बुक्स है, उनमें जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, वही लैंग्वेज हमें पकड़ के चलना होता है। ये सारी बातें, ये मेरा एक्सपर्ट एनालिसिस है, मेरा ओपिनियन है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है सालों से इंग्लिश पढ़ाते हुए और पढ़ते हुए मेरा बच्चा। वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं। तो याद रखो कि वोकैब्स हमें अच्छी अच्छी यूज करनी है, लेकिन
एनसीईआरटी से अलग इधर उधर नहीं भागना है। क्लियर हो गया? हाँ, तो भाई जो चैप्टर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर लिखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? याद रखना क्या, कि हमें चाहिए होंगे उसके कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हमें आने ही चाहिए। अगर कीवर्ड्स नहीं तुमने याद किए तो तुम्हें पूरे नंबर मेरा बच्चा नहीं मिलेंगे, 4 में से 3 ही देगा, कितने अच्छा लिख लेना चाहे। ठीक है, तो कीवर्ड्स तुम्हें यूज करने हैं। कीवर्ड्स कहां से करने बताऊंगा, रुक जाओ जरा, जरा थोड़ा सा भी सब्र नहीं होता तुमसे, हैं? आओ, दूसरी चीज, तुम्हें उस चैप्टर की स्टोरी या समरी पता होनी ही चाहिए अगर तुम्हें एक अच्छा आंसर लिखना है। और सर ये काम कैसे होगा, इतनी बड़ी समरी, इतना बड़ा चैप्टर, अपने भाई पे छोड़ दो, मैंने तुम्हें सब चैप्टर्स को कवर करवा रखा है। जो नहीं भी करवा रखा उनकी पीडीएफ जरूर तुम्हारे लिए बनवा रखी है, सेपरेट चैप्टर्स भी बना रखे हैं। ये रही प्लेलिस्ट और ये रहा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। यहां तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चैप्टर्स के पीडीएफ, समरी, लॉन्ग आंसर, मेरे हैंड रिटन है मोस्टली, वो मिल जाएंगे। ठीक है, वो लर्न करने बड़े जरूरी हैं। ये है बेसिक, क्या कि अगर एग्जाम में, इंग्लिश के एग्जाम के अंदर तुम्हें चैप्टर्स के क्वेश्चंस के सही आंसर लिखने हैं तो उसमें तुम्हें क्या करना होगा कि तुम्हें उसकी स्टोरी, जो उसका लॉन्ग आंसर है मेरा लिखाया हुआ, वो तुम्हें याद होना ही चाहिए। ये तो मैंडेटरी है। और कीवर्ड, ये दोनों चीजें अगर पता है तो हम एक परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अब वो परफेक्ट आंसर लिखना कैसे, वो मैं सिखा दूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दूसरे क्वेश्चन मैंने बात की मेरा बच्चा कि दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं राइटिंग वाले। कौन से? राइटिंग, जैसे हमसे एनालिटिकल पैराग्राफ क्लास 10th में और 9th में पूछा जाता है, 12th के अंदर आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग आती है, तो इनका आंसर कैसे करें। ऐसे कंपैटिटिव एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे जिसमें ऐसे राइटिंग हमें करना होता है, उसमें किसी चैप्टर से नहीं आता, तो हमें फायदा क्या होता है कि उसमें कीवर्ड्स की कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होती कि हमें वही वर्ड्स यूज करने, नहीं, वहां हम खुले हुए होते हैं, आजाद होते हैं, वहां हमें जो भी वोकैबुलरी अच्छी आती है यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो उसमें क्या करना होता है, उसमें यह करना होता है कि कुछ कॉमन फ्रेजेस होते हैं मेरा बच्चा। क्या होते हैं? कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो हमारे आंसर को बहुत इंप्रेसिव बनाते हैं। जैसे मैंने एक आपके सामने लाइन लिखता हूं, इट इज जनरली बिलीव्ड, इट इज जनरली बिलीव्ड दैट, और फिर मैंने अपनी बात कही, ये मैंने लाइन लिखी। या मैं कुछ और लिखने वाला था, उससे पहले मैंने लिखा हाउ एवर, मैं कोई पॉइंट बताने वाला था, उससे पहले मैंने हाउ एवर लगाया। मैंने बट नहीं लगा के हाउ एवर का इस्तेमाल किया। बट मतलब लेकिन होता है ना। ही इज ऑनेस्ट बट नॉट अ गुड सिटीजन, ऐसे मैं बोल रहा था। ही इज ऑनेस्ट बट नॉट अ गुड, मैं किसी के बारे में बात कर रहा था, मैंने बट लगा के क्या लिख दिया, हाउ एवर बोल दिया। ही इज ऑनेस्ट हाउ एवर नॉट अ गुड सिटीजन, ऐसे बोल दिया। अब ये हाउ एवर, ये जो हाउ एवर था ना, ये मुझे नंबर दिलाएगा। ये जो इट इज जनरली बिलीव दैट से मैंने स्टार्ट किया है, ये मुझे नंबर दिलाएगा। या फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस तरह की लाइन मैंने लिखी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये इस तरह की मैंने लाइन लिखी। या फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरह की मैंने लाइन लिखी। या एक और फ्रेज मैंने लिखा ऑन कॉन्ट्रेरी, ये मैंने कोई अलग से कहीं से मेरे को रटने की जरूरत नहीं है, ये तरीका है, ये वे है लिखने का। जितने भी अच्छे राइटर्स मिलेंगे वो ये सब वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वो ये सब फ्रेजेस यूज कर रहे हैं, जो तुम भी करने लग जाओ। अगर मेरा बच्चा, तुमने अपने पैराग्राफ में, अपने आर्टिकल में, अपने रिपोर्ट में इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल कर लिया तो तुम्हारे पूरे नंबर आने वाले हैं। लेकिन एक छोटी सी शर्त इसमें भी है, क्या कि जो भी आर्टिकल तुम लिख रहे हो उसके बारे में तुम्हें यार नॉलेज होनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, तुमसे कहा गया कि एआई के बारे में लिखना है तुम्हें 120 वर्ड्स में। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब तुम्हें पता ही नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है तो क्या ही करोगे फिर। लेकिन ऐसे समय में हमें क्या करना होता है, जनरल नॉलेज अपनी थोड़ी सी अच्छी रखनी होती है। मैं भी क्या बोल रहा हूं, जनरल नॉलेज अपनी अच्छी रखनी पड़ती है। ठीक है, तो जनरल नॉलेज तुम्हें रखनी ही होगी। 4-5 पॉइंट ना अपने माइंड में पहले से सोच के रखो कि अच्छा एआई होती क्या है, अच्छा इसके बारे में क्या होता है, थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ा करो, सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत देख लिया करो कि क्या चल रहा है आसपास, ताकि तुम्हारे पास पॉइंट्स हो, नॉलेज हो। अब नॉलेज को परोसना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है अपनी एग्जाम की कॉपी के अंदर, वो मैं तुम्हें सिखा देता हूं। सर बस इतना ही तो है। एक अच्छा आंसर लिखने के लिए हमें यही सारी चीजें चाहिए। अब मैं तुम्हें क्या कराने वाला हूं, ध्यान से सुनो मेरा बच्चा, ध्यान से सुनो। जहां बात आती है तुम्हारे बुक के आंसर्स की, बुक के जो आंसर्स हैं, चैप्टर्स के जो आंसर्स होते हैं, जब उनको लिखने की बारी आती है तो उसमें अगर तुम्हें समरी आती है तो आधा काम तो तुम्हारा यही खत्म हो जाता है। अगर समरी उगल के भी आ जाओगे तो भी बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे सर। हाँ, मान लो 10 में से 7 नंबर तो तब भी आ जाएंगे तुम्हारे।
अगर जो मेरी कराई हुई समरी ऐसे ही लिख के भी आ गए, लेकिन तुम चाहते हो कि 10 में से 10 नंबर चाहिए सर पूरे। अब इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए जो मजबूत तुम्हें करना है ना पॉइंट, वो पता है क्या है? तुम्हें टेंसेस बहुत तरीके से आने चाहिए, तुम्हें वॉइस अच्छी आनी चाहिए, तुम्हें मॉडल्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए। बस यार इसको घोंट लेना है, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स के आंसर लिखे जाते हैं उनमें बहुत छोटे छोटे टेंसेस का इस्तेमाल हो रहा होता है, बहुत छोटे छोटे। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूं तुम्हें, मैं तुम्हें दिखा देता हूं। हाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कुछ क्वेश्चंस, देखो ध्यान से। जैसे ये क्वेश्चन था, ये आपको नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखो। इस तरह का कोई क्वेश्चन आया। क्वेश्चन है, व्हाट डिड कीजा गौतमी डू आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सन? कि कीजा गौतमी ने अपने बेटे की, अपने बच्चे की डेथ के बाद क्या किया? छोटा सा क्वेश्चन था, इसका छोटा सा आंसर हो जाएगा। आंसर में क्या होगा? सबसे पहले तो तुम ये देखोगे कि टेंस कौन सा है। अगर किसी को यही नहीं पता कि टेंस कौन सा है, वो आंसर कैसे अच्छा लिखेगा? तुमने देखा डिड लगा हुआ, यानी ये पास्ट का इंडेफिनिट था। पास्ट इंडेफिनिट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी मेरा आंसर भी अब कौन से टेंस में होना चाहिए? ईमानदारी से बताओ, लॉजिक से बताओ, तुम सारे स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट हो, है कि नहीं? तो मेरा आंसर भी किसमें होना चाहिए? जब मैं आंसर लिखूंगा तो मेरे आंसर का भी टेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा। इसका मतलब मैं सब्जेक्ट रखूंगा और जितनी भी वर्ब की फॉर्म आएंगी वो सेकंड आएगी। यही करूंगा मैं, बिल्कुल यही करूंगा। क्वेश्चन क्या था? बहुत आसान सा था कि व्हाट डिड कीजा गौतमी डू आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सन? कि कीजा गौतमी ने क्या किया? तो आंसर यहीं से बन जाएगा कि आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सन कीजा गौतमी वांटेड हर सन बैक, या वेंट हाउस टू हाउस इन ऑर्डर टू क्योर हर सन। ऐसे करके जो भी लाइन थोड़ी बहुत डिफर तुम्हारे हिसाब से हो सकती है, जो भी तुम लिखना चाहो, जिस स्टाइल में लिखना चाहो। अभी मैं आंसर की क्रिटिकली आंसर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ तरीके की बात कर रहा हूं, अभी स्टाइल की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो टेंस का पता होना मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी पता है क्या, छोटे छोटे ना ऐसे ऐसे सेंटेंस बनते हैं, और सेंटेंस किससे बनेंगे? वो टेंस से ही बनेंगे। कहां मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है या सेकंड आनी, वो तुम्हें देखते हुए चलना होगा। अब उसका क्या कराओगे सर? उसको कैसे अच्छा कराओगे? मैं तुम्हारी शानदार तरीके से प्रैक्टिस करा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि टेंस की, तुम्हें कौन से टेंस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तैयार हो? सुन के मजा आ रहा है? हाँ, टेंस में भी कौन से टेंस की सबसे ज्यादा यूज होता है, कौन सा सबसे ज्यादा तुम्हें जरूरत पड़ेगी, उसकी मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करा दूंगा इसमें, ठीक है? क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। ऐसी वॉइस बहुत यूज होती है आंसर लिखते हुए। एक इंप्रेसिव आंसर लिखने के लिए वॉइस का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। एंड सेम गोज विद मॉडल्स, के भाई मॉडल्स का भी काफी इस्तेमाल होता है। ये 3 चीजों की मैं तुम्हारी अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा इस टॉनिक सीरीज के अंदर। इस टॉनिक सीरीज के अंदर सेपरेट वीडियोस आएंगी, जिनमें मैं चैप्टर्स को माइंड में रखते हुए तुम्हें चैप्टर्स के हिसाब से इन टेंसेस की प्रैक्टिस करा दूंगा, कि उनके क्वेश्चन उठाएंगे और उनका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? हाँ जी। अच्छा, जब इनकी तुम्हारी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी, जब तुम टेंस आराम से बनाने लग जाओगे, छोटे छोटे टेंस, छोटे छोटे सेंटेंसेस, तो उसका फर्क तुम्हारे को किस पे दिखेगा? जो तुम्हारे आर्टिकल लिखने वाले क्वेश्चंस होते हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ, उसमें भी तुम बहुत अच्छा कर पाओगे, जैसे मैं दिखाता हूं। सो दोस्तों, अगर तुम्हें टेंसेस नहीं भी आते, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं इस सीरीज के अंदर तुम्हारी टेंसेस की जबरदस्त प्रैक्टिस करा दूंगा, वॉइस की, मॉडल्स की, ताकि तुम अपने आंसर, अपने सेंटेंसेस बहुत अच्छे से लिख पाओ। आज मैं क्या कराने वाला हूं? आज मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं, किसके लिए? उन टेंसेस और मॉडल्स और वॉइस के लिए जो हम आगे करने वाले हैं। कैसे तैयार कर रहा हूं मैं? आज की वीडियो में, आज की क्लास में तुम्हें वो कॉमन फ्रेजेस, वो प्रैक्टिस करवाने वाला हूं जो तुम अपने आंसर में लिखोगे। कैसे स्टार्ट करना है आंसर, बीच में कैसे अपने आंसर को बड़ा करना है, कैसे उसको एंड करना है, कौन से पॉइंट है जो तुम बिना सोचे समझे हर आंसर में डाल सकते हो, वो आज मैं सिखाऊंगा। साथ ही जो तुम्हारे चैप्टर्स के कीवर्ड्स है ना, जो चैप्टर्स की वोकैबुलरी है, वो भी मैं ही अच्छी कराऊंगा। कैसे? तुम जान के खुश हो जाओगे कि मैंने तुम्हारे सभी बुक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, उनके जो कीवर्ड्स हैं, वो एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। हाँ जी, सही सुन रहे हो तुम। 9, 10, 11, 12 चारों बुक्स, चारों की जो 2-2 बुक्स हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया है। ये रहे जी, ये रहे तुम्हारे वो, ये रहे वो कीवर्ड्स, वो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो तुम एग्जाम में यूज करनी है। यही लिखकर आना, और इसको याद करने की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई की। आज लेकिन स्टार्ट हम करने जा रहे हैं सबसे पहले मेरा बच्चा उन कॉमन फ्रेजेस से, जो कॉमन फ्रेज तुम्हें हर जगह लिखने हैं। चलो पढ़ते हैं सबसे पहले उनको, फिर बात करेंगे वोकैबुलरी की। एक तो होता है कभी भी कोई मुझे अपना आंसर लिखना है, तो उसको शुरुआत ना तुम इन ढंग से कर सकते हो। ये 4-5 तरीके हैं, इनमें से कोई भी टॉप 3 तुम्हें अच्छे लगे
उनको याद करके बैठ जाना। कैसे? टू बिगिन विद, इसका इस्तेमाल करना है। टू बिगिन विद कैसे? जब आप अपने आंसर की शुरुआत कर रहे हो, टू बिगिन विद एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी सक्सेसफुल सोसाइटी, कि भाई मैं शुरुआत करूंगा इससे, ऐसा कह के। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो ये तो बहुत ही आसान है, इट इज जनरली बिलीव दैट, ऐसा सामान्यतः माना जाता है। अगर तुम्हारे ऊपर स्मोकिंग के ऊपर तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, टेररिज्म के ऊपर आ रहा है, पोल्यूशन के ऊपर आ रहा है, एआई के ऊपर आ रहा है, बताओ कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर तुम्हें लिखना हो और तुम ये नहीं लिख सकते? इट इज जनरली बिलीव दैट। आसानी से लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ऐसे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। एक है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इज, कि भाई बहुत जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में से एक एस्पेक्ट मतलब नजरिया, वो ये है। कैसे बना सकते हैं इसको? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन लाइफ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज लॉयल्टी, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड। जो भी तुम्हारा टॉपिक है, जनरल टॉपिक है, उसमें ये लाइन क्या तुम नहीं लिख सकते स्टार्टिंग में? बिल्कुल लिख सकते हो। एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने तो धुएं उड़ा दिए यार, क्या लिखा है इसने, वाह 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 वाह। ठीक है, ये शुरुआत के ऐसे फ्रेजेस हैं जो तुम्हें आने ही चाहिए। एक अच्छा राइटर होने के लिए, एक अच्छा आंसर लिखने के लिए ये लाइंस तुम्हें पता होनी चाहिए और आंख बंद करके तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, एक जो मेरी फेवरेट है, इट इज जनरली बिलीव दैट, सब में लग जाएगा। दूसरा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, और आगे बढ़ते हैं, एक है एट द आउटसेट इट इज वर्थ मेंशनिंग। भाई इसमें तो धुएं उड़ जाएंगे। एट द आउटसेट इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट, मीनिंग सबके सिमिलर ही है। इसका भी ये मतलब निकल रहा है, स्टार्ट में एक जरूरी बात हाईलाइट करनी होता है। एट द आउटसेट इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट technology has changed our lifestyle, AI has changed our lifestyle, honesty is the biggest policy, hard work is the key to success। जिस पे भी तुम्हें लिखना हो, क्या नहीं डाल सकते इसको स्टार्टिंग में? बिल्कुल डाल सकते हैं। मेरा बच्चा, अभी तक तुमने क्या ये फ्रेजेस पढ़े थे? क्या तुम्हें याद थे? ईमानदारी से बताना, कभी यूज किया था? बहुत कम ने यूज किया होगा, लेकिन अब तुम सब यूज करोगे, करोगे ना? बिल्कुल करोगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? हाँ। या फिर इन द प्रेजेंट सिनेरियो, ये भी बहुत, ये इतने सारे क्यों लिखे सर आपने? 2-3 ही रहने देते। हो सकता है कि तुम्हें एक अच्छा ना लग रहा हो सकता है तुम्हें ये एट द आउटसेट वाला याद ना हो रहा हो, लेकिन इन द प्रेजेंट सिनेरियो तो याद हो सकता है। ये इजी है। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट, इस बात को डिनाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। आई मीन इसका मतलब ये निकला है कि देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट, और उसके बाद अपनी बात लिख दो कि एआई हैज चेंज आवर लाइफ, साइंस हैज चेंज आवर लाइफ, पॉल्यूशन हैज सीवियर इंपैक्ट ऑन आवर लाइफ। जो टॉपिक हो उसमें हम लिख सकते हैं। क्या ये बहुत प्यारे से फ्रेजेस नहीं लग रहे? क्या इन्हें रटना पड़ेगा? अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक छोटा सा काम करना है। कमेंट में सबके, मैं चाहता हूं सब लोग कमेंट में एक एक सेंटेंस इनके ऊपर अपने कोई भी 3 पकड़ लो और एक एक सेंटेंस अभी लिख दो, अभी लिखो। और अपनी कॉपी में कम से कम 10 सेंटेंसेस ऐसे प्रैक्टिस करने हैं। उससे पहले काम नहीं बनेगा मेरा बच्चा, भूल जाओगे। मेरे से तुमने वादा किया, तुम मेरा कहना मानोगे। अपना होमवर्क इनका सबका 10-10 बार लिख के, एक एक सेंटेंस को 10, एक जो फ्रेज उसमें उसके 10-10 सेंटेंस बना के तुम मुझे प्रैक्टिस करके इंस्टाग्राम पे, ये रही मेरी आईडी डियर सर काशिफ के नाम से, मुझे स्टोरी में टैग करो। मैं किसी का रीशेयर नहीं करूंगा, बेफिक्र रहो, रीशेयर नहीं करूंगा, अपना वहां लगा देना या मुझे मैसेज कर देना, फॉलो करके भी रख लेना, कोई भी डाउट आए वहां पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं क्या? हाँ सर। अब ये तो शुरुआत के थे, ज्यादा काम नहीं करा रहा मैं बहुत थोड़ी सी चीजें करा रहा हूं तुम्हें। शुरुआत में तो ये सब यूज कर सकते थे, इन द प्रेजेंट सिनेरियो देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, ऐसे करके कर सकते थे। ठीक है, अब बीच में तुम्हें कोई बात घुसानी हो, बीच में कोई पॉइंट लिखना हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि अब शुरू कैसे करूं, अब बीच में जबरदस्ती तुम्हें क्या लिखना है? इन एडिशन टू दिस या फर्दर मोर, सेम ही मीनिंग निकल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब कोई पॉइंट लिखा, लॉजिकल पॉइंट था, पॉइंट तो मेरे को 2-3 ही याद है। आंसर बड़ा कैसे बनाऊं, इंप्रेसिव कैसे बनाऊं, 120 वर्ड कैसे पूरे करूं, वो ऐसे पूरे होंगे। कैसे? फर्दर मोर का मतलब एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऐड करना उससे पहले, जैसे फर्दर मोर एजुकेशन इंप्रूव्स एन इंडिविजुअल सोशल अवेयरनेस, कि एजुकेशन क्या करती है? इंप्रूव करती है सोशल अवेयरनेस को, ऐसे करके लिख दिया। इसकी जगह क्या ये नहीं लिख सकता इन एडिशन टू दिस? हाँ, इसके अलावा ये बात मैं और जोड़ना चाहता हूं और बाद में लिख देंगे। ऐसे अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा, जैसे मैं लिख सकता हूं कि जैसे अब मैं क्या बोलूं, अपने मुंह से अच्छा भी नहीं लगता कि डियर सर इज अ टीचर एंड फर्दरमोर ही इज जस्ट लाइक माय ब्रदर। ऐसे नहीं लिख सकता क्या? मैं लिख सकता हूं भाई मेरे टीचर तो है ही, लेकिन इससे ज्यादा एक बात और जोड़ना चाहूंगा, मेरे भाई की तरह है। ठीक है, ऐसा फील आता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल आता है। अक्सर क्या होता है, जब मैं गली में कहीं टहल रहा होता हूँ, कहीं रोड पे, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आप ऐसे क्यों टहलते हो, आप ऐसे क्यों जा रहे होते हो? मैं उनसे ये सवाल करता हूँ और क्या जाऊं, क्या मैं आसमान में से उड़ना शुरू कर दूं? भाई मैं, मेरे जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स मेरे छोटे बहन भाइयों की तरह होते हैं, मुझे मिलते हैं, बात करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे उनके साथ रहना पसंद है। सो दैट्स माई चॉइस
ये जबरदस्ती नहीं है, मेरी चॉइस है। आउट ऑफ चॉइस मैं ये काम करता हूं कि मैं उनसे मिलता हूं, मेट्रो में जा रहा होता हूं, ऑटो में जा रहा होता हूं, मैं उनको पूछता हूं कि तुम्हें क्या महसूस हो रहा है अपनी लाइफ में, अब क्या प्रॉब्लम्स तुम फेस कर रहे हो मेरा बच्चा। मैं उनकी प्रॉब्लम्स को महसूस करना चाहता हूं ताकि मैं उनकी और अच्छे से हेल्प कर सकूं। कम से कम शेयर ही कर लेते हैं मेरे से, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हो गया। मोर ओवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी बिल्कुल पॉइंट आगे कुछ भी लिखना। मोर ओवर जैसे ग्रिफिन ने कोई काम किया था, ग्रिफिन ने वहां पे चोरी करी थी, ही रॉब्ड द ग्रोसरी स्टोर, वहां पे उसके बाद मोर ओवर, और उसके बाद उसने क्या किया था, ही हिट दी शॉपकीपर, ऐसे करके आगे लिखा था कि उसने शॉपकीपर भी हिट कर दिया था। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो, ये भी अच्छा है, ईजी है। अनदर सिग्निफिकेंट पॉइंट इज दैट, अब मुझे लगता है इनमें से 2-3 तुम आराम से कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल देने के लिए हमें सिर्फ इतना पता है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसकी जगह क्या यूज और होगा, फॉर इंस्टेंस लगा देना। फॉर इंस्टेंस टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट, कि इस पॉइंट को इलस्ट्रेट करने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए, और फिर आगे लिखो। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मेरा ये टॉपिक था तो मैंने लिखा स्मोकिंग इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ एंड इट हैज सेवरल हैजर्डस इंपैक्ट ऑन आवर हेल्थ, ऐसे करके मैं आगे लिख रहा था। फिर मैंने कहा टू इलस्ट्रेट दिस, ऐसे करके कोई डेटा, कोई भी नंबर मैंने वहां लिखना शुरू कर दिया कि हाँ भाई इतने लोग मरे थे। वो मुझे क्वेश्चन में भी दिया गया होता है, अक्सर क्वेश्चन में दिया गया होता है कि पिछले साल इतने लोग स्मोकिंग से मर गए थे, ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसे एआई के बारे में कि एआई हैज सिग्निफिकेंटली चेंज्ड आवर लाइव्स, ऐसे करके लिखा था। उसके बाद मैंने लिखा टू इलस्ट्रेट दिस, ऐसे लगा दिया टू इलस्ट्रेट दिस, इसका एग्जांपल देने के लिए। नाउ वी डोंट हैव टू लाइक डिपेंड ऑन ह्यूमंस फॉर, और ऐसे करके अपना कोई भी पॉइंट में लिखना चाहता हूं मैं लिख सकता हूं, है ना। डन। दिस कैन बी सीन इन द केस ऑफ, एक ये फ्रेज लिख सकते हो, एक क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस सच एज, ये तो इजी है, तुम्हारे हो जाएंगे। मैं मेन जिस पे आना चाहता हूं, ये सारे तुम्हें करने हैं और इनके सेंटेंस बना बना के मुझे देने ही हैं, इंस्टाग्राम पे दिखाने ही हैं। ये चॉइस नहीं है मेरा बच्चा, वरना नेक्स्ट क्लास तुम नहीं कर पाओगे। दिस इज मैंडेटरी, तुम्हें करना होगा, थकना होगा मेरा बच्चा। बनने के लिए टूटना पड़ेगा, और टूटोगे कैसे, मेहनत करके, दर्द उठा के। प्लीज यू हैव टू डू इट, और तुम करोगे, सब करोगे। शोइंग कंट्रास्ट, ये बहुत प्यारा वर्ड है। हम हमेशा बट लगाते हैं लेकिन कहने के लिए, जैसे ही इज वेरी इंटेलिजेंट बट ही गॉट फेल्ड, वो बहुत इंटेलिजेंट है पर फेल हो गया। ही इज वेरी पावरफुल बट ही कुड नॉट क्वालिफाई फॉर दिस, कि वो बहुत पावरफुल है लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाया। या ही इज वेरी फास्ट बट ही कुड नॉट विन द रेस, कि वो बहुत फास्ट है बट वो रेस नहीं जीत पाई। बट की जगह हाउ एवर लगाओ हाउ एवर, सबसे प्यारा। क्या कभी जीवन में तुमने हाउ एवर लगाया अपना आंसर लिखते हुए? कभी लगाया? नहीं लगाया, इसीलिए नंबर पूरे नहीं आए। हाउ एवर लगाना शुरू करो मेरा बच्चा। जब भी लगे कि यार नेगेटिव इसका उल्टा है, जैसे मैं कह सकता हूं कि एनी फ्रैंक का कोई चैप्टर का मैं आंसर लिखने बैठा था कि एनी फ्रैंक वॉज वेरी टॉकेटिव गर्ल, वॉज अ वेरी विटी गर्ल। हाउ एवर, अब मैं उसकी कोई तारीफ करना चाहता हूं, अभी तो मैंने उसको टॉकेटिव बोलूंगा, बट शी वॉज वेरी सिंसियर, शी वॉज वेरी स्टूडियस, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, शी वॉज वेरी क्रिएटिव। ऐसे करके बोल सकता हूं मैं, बोल सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो बट की जगह या बिल्कुल कुछ नहीं लिख रहे तो हाउ एवर लिखो, तुम्हारा आंसर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, एग्जांपल यहां पे देख लो। हाउएवर सोशल मीडिया कैन आल्सो लीड टू एडिक्शन, कि सोशल मीडिया हैज चेंज्ड आवर लाइफ, सोशल मीडिया हैज सेवरल पॉजिटिव पॉइंट्स एंड सोशल मीडिया हैज हेल्प्ड इन मेनी वेज, ऐसे करके लिखो। बट हाउएवर इट हैज some disadvantages as well. Yeah, social media can also lead to addiction हमारे को पहुंचा देती है। On the other hand, ऐसे करके शुरू कर सकते हो, on the other hand, कि दूसरी तरफ और अपनी बात कह सकते हो। जैसे ऑन द अदर हैंड रूरल एरिया स्टिल लैक डिजिटल एक्सेस, ऑन द अदर हैंड दिस गवर्नमेंट हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब इन दिस सेक्टर, कि इस सेक्टर में अच्छा नहीं किया था बट इस सेक्टर में अच्छा किया था। ऑन द अदर हैंड शाहरुख खान इज अ ग्रेट स्पीकर, वो अच्छा स्पीकर भी है। ऑन द अदर हैंड डियर सर इज अ ग्रेट एक्टर, तुम ही कहते रहते हो, ठीक है, थोड़ा सा बोस्ट कर रहा हूं। आ जाओ आगे, आ जाओ। इन कंट्रास्ट यूज कर सकते हो कि इसके बिल्कुल उलट, इन कंट्रास्ट डेवलप्ड नेशंस हैव स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन लॉज। ऑन कंट्रेरी नहीं लिखवा रखा मैंने। वेराज यूज कर सकते हैं ऑल्दो, चलो वेराज और ऑल्दो तो फिर भी चलो कंजंक्शन है, अगर तुम्हें नहीं समझ में भी आए। लेकिन इनमें से अगर तुम 2-3 पॉइंट भी लर्न करो, मैं तो सारे भी नहीं कह रहा मेरा बच्चा, इनमें से तुम सब में से तीन शुरुआत में 3 पक्के करके चलो और बाद में बाकी बचे हुए ऐसे तुम्हें लर्न करने। ठीक है, ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा कम समय ले रहा हूं तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो हो गया था, डिस्पाइट दिस, या इसके अलावा, इसके बावजूद, इनफैक्ट इसका मीनिंग जाता है कि डिस्पाइट दिस मैनी पीपल कंटिन्यू टू इग्नोर एनवायरमेंटल इशू, और अनलाइक। चलो आगे बढ़ जाऊं, मुझे उम्मीद है कि तुम ये सब कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अगर तुम्हें कहना होता है इसलिए की जगह लगाओ हेंस, देयरफॉर की जगह हेंस लगाओ। जैसे यहां पे हेंस गवर्नमेंट मस्ट टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कंट्रोल इट, अपने लेटर राइटिंग में लिखना है। लेटर राइटिंग में
आसपास बहुत ज्यादा स्ट्रे एनिमल्स थे, उनकी वजह से परेशान हो, तो हेंस ऐसे करके आगे लिख दो कि गवर्नमेंट मस्ट टेक इमीडिएट, देयरफॉर इसका फीलिंग क्या आ रहा है, देयरफॉर हेंस लगाना है किसकी जगह, देयरफॉर की जगह। ऐसे कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, ड्यू टू दिस, या दिस लेड टू, ओइंग टू पुअर हेल्थ, कि पुअर हेल्थ की वजह से क्या, हेल्थ फैसिलिटीज रूरल, क्या कहते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज रूरल मोर्टेलिटी रेट्स रिमेन हाई, कि रूरल मोर्टेलिटी रेट हाई रहता है। इस तरीके से तुम्हें करना है। दिस इज बिकॉज इनमें से जो भी तुम्हें टॉप 3 सबसे इजी लग रहे हो प्रैक्टिस करने में वो करोगे। जो एवरेज बच्चा होगा वो सिर्फ 3 करेगा, जो उससे अच्छा होगा वो 4 करेगा। और जानते हो, जिसके सर पे जुनून सवार होगा ना, कि आग लगा के ही दिखानी है, वो ये सारे करेगा। अब देखते हैं कि तुम कितने करके दिखाते हो। आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए सारा काम आसान कर दिया। ये है राइटिंग स्किल्स के नग हैं, ये वर्ड्स नहीं करा रहा मैं तुम्हें टॉनिक, वाकई में पहला ढक्कन तुम्हें पिलाया भी, पहला ढक्कन है पहली क्लास का। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। कहीं तुम कोई भी आंसर लिख रहे हो, एजुकेशन के ऊपर है, एआई के ऊपर है, टेररिज्म, पोल्यूशन, जिसके ऊपर भी है, अब तुम क्या यूज कर सकते हो, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, या इन माई ओपिनियन, जहां तुम अपना ओपिनियन दे रहे हो, या मैं ऐसा मानता हूं, मैं ऐसा विश्वास करता हूं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे ऐसा हो सकता है कि एजुकेशन गिव्स द विंग, क्या एजुकेशन क्या देती है, विंग दे देती है लोगों को कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। तो उस पर क्या आप क्या कहना चाहते हो, 6 नंबर का क्वेश्चन है मान लो, तो क्या ये लाइन लिखी जा सकती है मेरा बच्चा, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट एजुकेशन गिव्स द विंग टू द पीपल। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट जैसे ही लिखोगे ना यार, वो जो कॉपी चेकर है ना तुम्हारा, वो तुम्हारी आंख में आंख डाल के कहेगा कि क्या शानदार बच्चा है रे तू, पूरे पूरे नंबर ले। ठीक है, तो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, या इन माई ओपिनियन, ये तो काफी कॉमन है, बट आई स्ट्रांगली बिलीव दैट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट कैन बी सेड दैट, क्या ऐसा कहा जा सकता है, और उसके बाद अपना सेंटेंस लिखना है। अब तुम परेशान हो रहे होंगे बहुत सारे बच्चे कि सर वो सेंटेंस लिखूं कैसे, अगर याद नहीं रहा, अगर मुझे वो भी बनाना हो वो कैसे बनेगा। अरे उसका मैंने बताया तो कि टेंस की अलग से वीडियो होगी, प्रैक्टिस कराऊंगा, वॉइस की प्रैक्टिस कराऊंगा, मॉडल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा, और इसी तरह के सेंटेंस लाके, टॉपिक्स लाके तुमसे बनवाऊंगा। अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करना है करवाऊंगा। 20 नंबर का आ रहा है, 22 नंबर का आ रहा है, सीयूईटी में भी बहुत आ रहा है, प्रैक्टिस कराएगा तुम्हारा भाई। बस तुम अगर आज डिसाइड हो जाएगा कि ये सीरीज कैसे जाएगी, तुम कितनी मेहनत करते हो, याद रखना तुम्हारा भाई तुमसे 10 गुना ज्यादा मेहनत करेगा। फिर जो मैंने काम आज तुम्हें दिया है वो कितना करके मुझे दिखाते हो, कमेंट में कितने आंसर लिखते हो, जितने मैंने कहा है वो सारी चीजें कर रहे हो कि नहीं। मेरा मोटिवेशन तुम्हारे हाथ में, मेरी मेहनत तुम्हारे हाथ में। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मेरी बात है, आई वुड लाइक टू से, मैं ये कहना चाहूंगा, एज फार एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंसर्न, जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न, एज फार एज द पीपल ऑफ इंडिया इज कंसर्न, एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, एज फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न, इस तरीके से अपनी बात को हम आगे बढ़ा सकते हैं। एक एक अच्छा सर, क्या हम इंतजार करें कि जब ये फ्रेज हमें लगे कि हाँ अब ये पॉइंट लिखा जा सकता है और फिर हम लिखें? ना 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 ना, जबरदस्ती डालने हैं, जबरदस्ती डालना है। जैसे शुरुआत में लिखना ही है, टू बिगिन विद दैट, ऐसे करके लिखना ही है, शुरुआत में लिखना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ, ऐसे करके लिखना ही है, ऑफ लाइफ इज एजुकेशन। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टुडेज जनरेशन इज एआई, ऐसे लिखना, शुरुआत ही करनी है। जहां जहां डल सकते हैं मैंने बता दिया कि मिडल में ये वाला डल सकता है, शुरुआत में ये वाला डल सकता है, बीच में ये वाला डलेगा, और थोड़े से नीचे आओगे तो लोअर मिडिल में, और उसके बाद लास्ट में ये लिखना। सारे मैं दे रहा हूं तुम्हें, तो तुम्हें जबरदस्ती इनका इस्तेमाल करना है। क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। हाँ, ऐसे अनडाउटेडली, इंडीड, नीडलेस टू से, विदाउट अ डाउट, आई वुड से दिस इज द बेस्ट थिंग विच हैज एवर हैपेंड टू मी, ऐसे करके हो सकता है। या नीडलेस टू से, कहने की जरूरत नहीं है, और आंसर देख, एग्जांपल देखो, नीडलेस टू से करप्शन हार्म्स नेशनल डेवलपमेंट, नीडलेस टू से ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, या ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन, नीडलेस टू से कि एनी फ्रैंक वाज अ विटी गर्ल, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो नीडलेस टू से, सर इंतजार मत करना कि तब लिखूंगा, ये इतनी बार प्रैक्टिस करना है तुम्हें, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो कि तुम्हें जबरदस्ती अपने आंसर में डालना ही डालना है, चाहे फिर वो ऐसे राइटिंग का हो, चाहे बुक के क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, ये लिखने ही लिखने। आगे बढ़ जाए, चलो भाई, मैं तुमसे कह रहा हूं कि 4-5 याद करो, 4-5 में से 2-3 तो याद रह जाएंगे। हाँ, याद रह जाएंगे, एक पहले यूज कर देंगे, दूसरा बाद में यूज कर देंगे, और मेरा आंसर इतना बड़ा। और नीडलेस टू से, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे देवा, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा, ये कैसे इतना अच्छा आंसर लिख दिया बच्चे ने। टीचर शार्प, स्टूडेंट्स ड्रॉप। आ जाओ आगे। अब कंक्लूजन करना है तुम्हें, कंक्लूड करना है। लास्ट में कोई लंबा लॉन्ग आंसर लिख रहे हो
बड़े नंबर का है, लास्ट आ गया उसका, अब क्या कहोगे? टू कंक्लूड दैट, सिंपल, ये तो सिंपल है, इसको तो एक बार अवॉइड कर देना। टू सम अप, ये ज्यादा अच्छा है, सम अप करते हुए, सम अप ओवरऑल टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट। क्या शानदार बात है कि सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहूंगा सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू ग्रोथ। कि सेल्फ अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप ग्रोथ, जो भी मर्जी तुम लिख सकते हो, टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट, और ऐसे कॉमा लगाया और उसके बाद फिर अपनी कोई भी बात लिख सकते हो तुम, ठीक है। इन शॉर्ट लास्ट में देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट, thus वी कैन कंक्लूड दैट, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और कनेक्टर्स हैं थोड़े से और, जो और हाई लेवल के हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब तुम वो पहले कॉन्ट्रेरी वाला कराया था ना, इन कॉन्ट्रेरी, ऐसे ऑन द कॉन्ट्रेरी हो सकता है, इन द लाइट ऑफ या द अबव। अब ये सब जो हमने पढ़े हैं वो एक ऐसे में, एक बड़े लॉन्ग आंसर में कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे, मैं तुम्हें उसकी भी एक मिसाल दिखाता हूं। एक एग्जांपल देखो, ये रहा एआई के ऊपर लिखना था कि एआई इन स्टूडेंट लाइफ में एआई का क्या रोल है। ये जो रेड कलर से मार्क हुआ है, थोड़ा सा जूम करके दिखा देना हमारे एडिटर साहब, ताकि बच्चों को इजीली विजिबल हो, ठीक है। ये वो वर्ड्स, वो फ्रेजेस है जो मैंने अभी तुम्हें लर्न कराए हैं, तुम्हें समझाए हैं, सिखाए हैं। देखना शुरुआत कैसे करी, टू बिगिन विद से शुरुआत करी, हाँ, फिर लिख दिया एआई इज बिकमिंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ। ये तो बहुत आसान सा सेंटेंस था, कोई भी बना लेता। फिर इट इज जनरली बिलीव दैट, क्या ये हमने सीखा था? हाँ सीखा था। देखो पूरा लाल लाल हो रहा है। इट इज जनरली बिलीव दैट एआई हेल्प्स स्टूडेंट लर्न न्यू थिंग्स मोर इजीली। अब दूसरा लिखा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इज, देख रहे हो दोबारा रिपीट हो गया, that AI can teach student in fun and interesting ways. At the outset, it is worth mentioning that, क्या ये मैंने तुम्हें याद नहीं करा? हाँ सर कराया है। क्या यही ऐसे टेररिज्म पे भी हो सकता था, पोल्यूशन पे भी हो सकता था, ऑनेस्टी इज द बिगेस्ट पॉलिसी भी हो सकता था, वीमेन एम्पावरमेंट पे भी हो सकता था? हाँ सर ये सब पे हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, ऐसे ही तो लिखा जाता। AI is not a person, it is a computer program that can think and answer like a human in the present scenario। प्रेजेंट सिनेरियो क्या हमने लिखा था? हाँ लिख सकते हैं इसमें भी कि प्रेजेंट सिनेरियो में क्या सिचुएशन है AI की, और आगे पॉइंट लिख दिया, many students are using AI to study, simple। There is no denying the fact that AI is changing how students learn and grow। देखो मजाक लग रहा है, अब देखो तुम भी हंस रहे हो, मैं भी हंस रहा हूं, लेकिन अगर इनको रेड को मैं व्हाइट कर दूं और फिर एक साथ पढ़ना इसको, ये भूल जाओ कि मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है, एक सेकंड के लिए भूल जाओ, पॉज करके पढ़ो। क्या शानदार लिखा हुआ आंसर है, नहीं है शानदार लिखा हुआ? और इसमें कोई मुश्किल वोकैब्स नहीं है, लग ऐसा रहा है कि पता नहीं कौन सी ग्रामर लिखी है। क्या शानदार तरीका है लिखने का। और तुम पूरा पढ़ लेना, मैं तुम्हें पूरी पीडीएफ दे दूंगा, तुम्हें समझ आएगा कैसे आंसर बड़ा बनाया जाता है, इंप्रेसिव बनाया जाता है इसकी मदद से। साथ ही एक और वर्ड है जो मैं आज करा के ही जाऊंगा, वैसे बहुत समय ले लिया मैंने तुम्हारा, एक है देयर। इसका इस्तेमाल जरूर मैंडेटरी है, मस्ट है तुम्हारे लिए सीखना। क्या होता है ये देर? देर का मतलब वैसे तो हिंदी में क्या होता है, वहां होता है, लेकिन हर जगह इसका मतलब वहां नहीं होता, हर जगह नहीं होता। मैं तुमसे कहा 2 सेब है, इसकी इंग्लिश बनाओ, फंस गए। जहां कोई सब्जेक्ट नहीं होता वहां देर लगा जाता है। कैसे होता है? देयर आर 2 एप्पल्स, के 2 सेब है, यानी देयर आर 2 एप्पल्स। एक प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम। एक टीचर है, देयर इज अ टीचर। एक लड़का है, देयर इज अ बॉय। अब इस तरह से ना, जहां हमें कोई सब्जेक्ट नहीं भी होता वहां देयर लगा के हम सेंटेंस बनाते हैं, और हमारे आंसर राइटिंग में देयर का खूब इस्तेमाल होता है। तो तुम्हें देयर को पक्का करना है। आने वाली क्लासेस में मैं इस देयर पे बहुत फोकस करवाने वाला हूं, तुम्हारा रेडी रहना। अब जो मैंने तुमसे कहा भी था, क्या कहा था मेरा बच्चा? मैंने तुमसे कहा था कि तुम वोकैबुलरी, ये 50 वोकैबुलरी मैं तुम्हें आज की देके जा रहा हूं, तुम्हें एज अ होमवर्क इनको लर्न करना है। और ये वही वोकैब्स है जो तुम्हारी बुक्स में यूज होनी है, यानी तुम्हारे आंसर्स में, चैप्टर्स में यूज होनी है। तो ये बहुत आसान सी है, तुम्हें मजा आएगा इनको करने में। जैसे डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, पहले कोशिश करना जो इजी लग रही है उनको पढ़ना, उनको लर्न करना, फिर थोड़ी कम इजी लग रही है उनको देखना, फिर जो लास्ट में देखना जो बिल्कुल ही मुश्किल लग रही हो। लेकिन जैसे ग्रेजुअल है, ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली का भी इस्तेमाल हम इस तरह से ही करते हैं। कंसील करना, किसी चीज को छुपा देना, हाइड कर देना। डिटेरियोरेटेड, किसी चीज को स्पॉइल करना, डिटेरियोरेट करना, आसान सी है। सोलो का मतलब होता है अकेला, क्योंकि अनसीन पैसेज में भी तुम्हारे काम आएंगी, इसलिए वोकैब्स मैंडेटरी हैं। रेजोनेंस का मतलब ही होता है किस चीज की गूंज, किस चीज की आवाज। बैन कर देना, जैसे बैन हुई थी, क्या हुई थी? एम हैमल की जो लैंग्वेज फ्रेंच थी बैन हो गई थी। अनप्लेजेंट, जो कि कानों को नहीं अच्छा लग रहा, वो वाला साउंड उसके लिए बोलते हैं। रिवाइव करना, किसी में जान भर देना, दोबारा से जिंदा करना। कैप्टिवेट करना, किसी को बंदी बना लेना। इंफेसिस, किस चीज पे जोर डालना। इस तरीके के 50 हैं, ये सिर्फ 50 तुम्हें करने हैं, 50 तुम्हें करना है। मैं क्यों नहीं करा रहा अभी? क्योंकि मैं तुम्हें एक बड़ी क्लास देने वाला हूं वो कैप की,
तुम इतने 50-50 डेली क्लास में करना, 5-6 क्लासेस होंगी, तब तक तुम्हारे 300-400 कवर हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं तुमसे, टेस्ट होगा तुम्हारा और तुम्हें करना होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मुझे बहुत मजा आ रहा है तुम्हारे साथ टॉनिक सीरीज करते हुए। वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर करना, चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रखना। एक भी वीडियो यार टॉनिक सीरीज की मिस नहीं होनी चाहिए। कल पे मत छोड़ना, आज करो, अभी करो, इंग्लिश को अपनी मजबूत कर लो मेरे साथ। कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, बाकी लोगों को भी भेजो। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा विश्वास ही मेरी ताकत है। इस उम्मीद से छोड़े जाता हूं कि तुम्हें बहुत मजा आया होगा और तुम्हारी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा हमारे इस एफर्ट से। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड टाइम। लव यू ऑल, बाय बाय।